हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। द्विघात समीकरण का चैप्टर क्लास 10th का एकदम बेसिक से समझ रहे हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और आजकल कंपटीशन में भी बिहार पुलिस 10th और 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैथ पूछ रहा है। जैसे कि जब द्विघात समीकरण चैप्टर है, बहुत लंबा सा चैप्टर है। बेसिक को समझेंगे, उसके परिचय को, इंट्रोडक्शन को, कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। ठीक है, द्विघात में क्या क्या निकालना है हमको, क्या क्या करना है, कौन कौन से सूत्र है, कौन कौन से हल है, इस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। जैसे सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि द्विघात और द्विघात समीकरण, द्विघात एक अलग चीज़ होता है और द्विघात समीकरण एक अलग चीज़ होता है। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद का हिस्सा है। द्विघात क्या है? द्विघात एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। जैसे पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ठीक है, कि वैसा बहुपद जिसका चर मान क्या है? एक्स है, और उसका उच्चतम घात जो है ना, उच्चतम घात 2 है। जिस किसी बहुपद का, एक चर वाले बहुपद का उच्चतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। घात मतलब पावर या डिग्री, कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसको हम कहते हैं द्विघात। ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समझिएगा कि द्विघात बहुपद लिखने का एक जनरल फॉर्म होता है, जैसे कि इसको व्यापक रूप कहते हैं हम। ठीक ना, व्यापक रूप कहते हैं, एक विशिष्ट रूप कहते हैं। ठीक है ना। व्यापक रूप क्या होता है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है? द्विघात लिखने का तरीका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस में क्या? c। जहाँ पर x आपका क्या है? x आपका वेरिएबल है, चर है। ठीक है ना, x चर है जिसका कि घात, अधिकतम घात कितना है? 2 है। और a नॉट इक्वल टू क्या? 0। a नॉट इक्वल टू 0। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो x² के गुणांक में a है। ठीक है ना, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो संख्या, तो टोटल संख्या 0 हो जाएगा। अगर x² अगर 0 हो गया तो x का घात, अधिकतम घात कितना बचेगा? केवल 1 बचेगा ना, तो वो तो एक घात का हो जाएगा ना, द्विघात तो रहेगा नहीं। तो ये द्विघात बहुपद है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो द्विघात कहलाएगा ही नहीं। अब ये द्विघात बहुपद को समझ लिए, ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है ना। व्यापक रूप में क्या करते हैं? व्यापक रूप में a, b तथा c का कोई व्यक्तिगत मान रख दिया जाए तो वह द्विघात जो होता है ना, वह द्विघात क्या कहलाएगा? विशिष्ट कहलाएगा, विशिष्ट होगा। ठीक है ना। तो विशिष्ट और व्यापक में क्या फ़र्क होता है? विशिष्ट और व्यापक में ये फ़र्क होता है कि जनरल फॉर्म होता है जिसको हम व्यापक रूप कहते हैं, कि इसी फॉर्मेट पे चलेगा। ठीक ना, इसी फॉर्मेट पे चलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, ये हमारा क्या है? ये हमारा विशिष्ट रूप है। विशिष्ट रूप है क्योंकि x² में 1 से गुना है, x में 5 से गुना है, और अचर मान कितना है? c का मान 7 है। कोई प्रॉपर मान है ना इसका, इसलिए ये क्या है आपका? ये आपका विशिष्ट रूप है। ठीक है ना, विशिष्ट रूप है। ठीक ना, कोई दिक्कत? विशिष्ट रूप है। ठीक है।
अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर, ठीक है ना। द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद समीकरण में अंतर को समझते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद और समीकरण में अंतर ये क्या होता है। हम लोगों को तो पढ़ना द्विघात समीकरण है। समीकरण बेसिकली कहते किसको हैं कि समीकरण एक तरह का क्या होता है, तराजू होता है, ठीक है ना। जिस पे तराजू पे अगर दोनों साइड सेम वजन रहेगा तभी ना वो इक्वल होगा, और जहाँ कहीं भी इक्वल का साइन आ जाए बीच में उसको हम समीकरण कह डालते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू 0 या इक्वल टू कुछ भी 0 ही नहीं कुछ भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सबसे पहले तो बात है कि ये समीकरण है, और ये समीकरण में हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसमें ये जो बहुपद है इसका चर कितना है और उस चर का अधिकतम घात कितना है। तो इसमें चर हमारा x दिख रहा है, x, और इस x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसको हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। क्लियर ना, ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। और ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम चर्चा करें, इसके आगे तो एक चीज याद रखिएगा कि एक शुद्ध द्विघात होता है और एक मिश्रित द्विघात होता है, ठीक है ना। एक शुद्ध द्विघात होता है और एक मिश्रित द्विघात होता है। मैंने हैंड्स नोट बनाया है पहली बार, आज तक तो कभी नोट्स के साथ मैंने पढ़ाया नहीं। पहली बार हमको ऐसा फील हुआ कि नहीं, नोट्स बना करके पढ़ाएं तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ये हैंड नोट्स है मेरा, अपना से बनाया गया, इस पे अपना चैनल का नाम है, ठीक है ना। सो देखते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्या कि शुद्ध द्विघात किसको कहते हैं और मिश्रित द्विघात किसको कहते हैं, ठीक ना। द्विघात समीकरण दो प्रकार का, द्विघात समीकरण एक होता है आपका शुद्ध द्विघात, और एक होता है आपका मिश्रित द्विघात, ठीक है। शुद्ध द्विघात कौन सा होता है, शुद्ध द्विघात हम इसको कहते हैं कि अगर हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं हम x² - 4 इक्वल टू क्या, 0, बस इतना ही, x² - 4 इक्वल टू 0। इस तरह का ये देखना है हमको कि x² और साथ में भी ना किसी संख्या का स्क्वायर आना चाहिए, जैसे a² - b², a² + b², बस ये इतना ही आना चाहिए हमको। ये हमारा a² है, ये हमारा क्या है, b² है। एक और बात बता देते हैं कि प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर जो है, प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होता है, ठीक ना, किसी न किसी का स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिख दें x² - 3 = 0, तब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या, हाँ चलिए 2, ये 4 तो हमारा 2 का स्क्वायर है, लेकिन 3 किसका स्क्वायर है, तो 3 √3 का स्क्वायर है ना। 3 किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे अगर रहता हमारा, मान के चलिए कि x² है और माइनस 7/15, कोई दिक्कत, तो यह भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, तो √7/15 का स्क्वायर है ना जी, है। प्रत्येक पॉजिटिव वास्तविक संख्या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो
वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आपका परिमेय अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या नेगेटिव संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या बन जाता है, पॉजिटिव बनता है। तो इसको अगर हम लिखें इन जनरल फॉर्म में, जैसे व्यापक रूप में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको अगर हम व्यापक रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम ax स्क्वायर या प्लस या माइनस, यहाँ प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस बी, क्लियर ना। और ये इक्वल टू क्या, 0। बी कह लीजिए चाहे सी कह लीजिए, कोई दिक्कत है, इसमें कुछ भी एक्स नहीं लगा हुआ है, ठीक ना। और नहीं तो दूसरा टर्म में इसको हम सी ही कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम सी ही कर लेते हैं। दूसरा टर्म में ये कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस या माइनस 0x, x में कितना से गुना 0, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। और प्लस या माइनस में क्या c, ये हमारा क्या है, इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। और मिश्रित द्विघात की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, मिश्रित द्विघात है, जहाँ की यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि a मस्ट बी नॉट इक्वल टू क्या, 0। a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। b c हमारा 0 हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू अगर 0 है हमारा क्या है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब है कि x का वैल्यू कितना है, 0 है। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो केवल हमारा यहाँ पे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक द्विघात में 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और मिश्रित द्विघात का क्या मतलब है, ये मिश्रित द्विघात का ये मतलब है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस या माइनस, ठीक है ना, bx और प्लस या माइनस क्या c इक्वल टू क्या, 0, ठीक है ना। c हमारा प्रॉपर कोई अंक होगा, 0 भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, कोई भी। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि a मस्ट बी नॉट इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। और यहाँ से ये कह सकते हैं कि a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। ये हमारा a, b, c क्या बनेगा, हमारा वास्तविक संख्या बनेगा, ठीक है। अब हम इसके चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण के मेन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसके हल पे, ठीक है ना। द्विघात समीकरण के हल पे अब चर्चा करते हैं, क्लियर है ना। देखा जाए द्विघात समीकरण का हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ हैं। जैसे कि सबसे प्रथम विधिया जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा, सबसे पहला एक में है आपका गुणनखंड विधि, क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका है आपका पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि मतलब पूर्ण वर्ग बना करके और वहाँ से उसका हल करने का तरीका है, ठीक है ना। नंबर 3 है आपका द्विघात सूत्र, या उसको कहते हैं श्री धाराचार्य सूत्र, श्री धाराचार्य नियम, इसी को कहते हैं गुरु सूत्र भी, क्या बोलते हैं, गुरु सूत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रथम तो हम लोग गुणनखंड विधि पर बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि पे, उसके बाद बात करते हैं श्री धाराचार्य नियम गुरु सूत्र पे, इसी को द्विघात सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। पहली बात है कि हम द्विघात समीकरण का हल करके निकालते क्या है, यही बात है ना। तो अगर द्विघात समीकरण का अगर हम हल करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से ना उसका चर मान जो होता है, जिस चर का द्विघात होता है, जिस चर मतलब चर में बहुपद होता है, उस चर का 2 मान आएंगे। जैसे किसी भी बहुपद का जितने भी घात होंगे ना, मान उतने आने की संभावना है और उतने मान आते हैं। जैसे अगर एक चर में एक घात है ना, तो उस समीकरण का हल 1 होगा, ठीक है।
द्विघात है, हल दो होगा। तो इससे ना हम क्या निकालते हैं, उसके x के मान या चर मान, अगर y में है तो y के मान निकालेंगे, अगर z चर में है तो z का मान निकालेंगे, उस मान को ना हम मूल कहते हैं। ठीक है ना। इस विधि द्वारा द्विघात का हम क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं, द्विघात का मूल प्राप्त करते हैं, मूल प्राप्त करते हैं। और ये मूल होता क्या है, तो ये बेसिकली मूल जो होता है ना, ये मूल चर को बोलते हैं, चर को बोला जाता है। और इस मूल को हम सूचित करते हैं एक अल्फा से और दूसरा बीटा से। ठीक है ना, एक अल्फा से और दूसरा बीटा से। गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का एक विशेष तरीका होता है। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं गुणनखंड पे, इस पे चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई समीकरण हमारा लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या, 0। ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि जब समीकरण होती है तो इस समीकरण में बराबर के इस साइड को हम LHS बोलते हैं और बराबर के इस साइड को हम RHS बोलते हैं। LHS बोले तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS बोले तो राइट हैंड साइड। ठीक है ना। ये राइट हैंड साइड का और ये लेफ्ट हैंड साइड का। एक और बात मैं बता दूं कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इस साइड को हम लेफ़्ट साइड समझते हैं और इस साइड को हम राइट साइड समझते हैं। लेकिन जब साइंस में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में क्या होता है कि ये साइड जो है हमारा लेफ़्ट बन जाता है और ये साइड हमारा राइट बन जाता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में हम फिगर को इस तरह से देखते हैं ना, और या फिर फिगर अगर हम बना रहे हैं तो इस तरह से बनाते हैं। तो इस साइड जो है, इस साइड जो दिखाया जाएगा वो आपका दाहिना साइड दिखाया जाएगा और ये साइड आपका बायां साइड दिखाया जाएगा। सो बायोलॉजी में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, मैथ्स का ये हिस्सा मैथ में समझिएगा। ठीक है ना। तो इसको हल करने का गुणनखंड विधि से क्या तरीका है कि जो अचर मान है, अचर मान को x² के गुणांक से गुणा किया जाता है। ठीक है ना। तो c को हम a से गुणा करते हैं तो कुछ आएगा, उसको ऐसा फैक्टर बनाया जाता है, दो हिस्सा में इस तरह से तोड़ा जाता है कि जोड़ या घटा करके हमको ना ये प्राप्त हो जाए, जोड़ या घटा करके हमको क्या मिल जाए, bx मिल जाए। ठीक है। क्यों? और तब हमारा ये 3 टर्म्स जो है, 3 पद जो है वो 4 पद में बट जाएगा और 4 पद में बटने का क्रम में 2 हिस्सा से कॉमन आ जाएगा और अगला 2 हिस्सा से कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको अगर बेसिकली समझे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं गुणनखंड विधि के लिए इसका प्रूफ ये है कि इसका ना 2 गुणनखंड है। इसका क्या है कि 2 गुणनखंड है, का 2 गुणनखंड है। कौन कौन सा है? तो एक हम ये समझ लेते हैं, जैसे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक चीज़ इधर में कोना में। ठीक है, थोड़ा समझिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं ना, a² प्लस b² प्लस 2ab लिखते हैं ना, a² प्लस b² प्लस 2ab लिख देते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये लिखा कहाँ से गया, तो ये एक तरह का मल्टीपल है। अगर हमारा कहीं पे x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x को x से गुना किया गया ना। कहीं पे हमारा अगर y का स्क्वायर लिखा गया है तो y को y से गुना किया गया। तो यहाँ पे a प्लस बी को ही a प्लस बी से गुना किया गया। ठीक है, गुना किया गया। तो इसका गुना करने का ये तरीका है कि इसको पहले इससे गुना किया जाता है। ठीक है ना। तो a को a से गुना किया तो क्या बन गया, a² बन गया। अब इस ऊपर वाले को करते हैं, इस b को इसमें गुना करेंगे तो b को a में गुना किए तो ba चाहे a भी बन गया, ये बन गया ना। अगला टर्म्स क्या है कि फिर इस a को इस
बी में गुना करेंगे तो प्लस में क्या बन जाएगा, फिर ए बी बनेगा, ठीक है ना। और फिर इसको, इस दोनों को अगर गुना करें तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। यही चीज़ जो है इस दोनों ए बी को जोड़ करके, एक ए बी और एक ए बी को जोड़ करके क्या लिख दिया जाता है, 2ab लिख दिया जाता है। वही फॉर्मेट ये bx है कि नहीं, ये bx जो है वही फॉर्मेट है कि इस दोनों को गुणांक को जोड़ करके क्या लिख दिया जाता है, bx लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे ना तो सब कुछ सामने आएगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कॉमन ले लें, इस दोनों हिस्सा में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a और a। तो यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लें इस दोनों में से तो a बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, b बचेगा ना। और इस दोनों हिस्सा में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस b दिख रहा है ना। तो इसमें से a बच जाएगा और इसमें का क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। छोटा छोटा लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना। अब देखो कि ए बी और ए बी, ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा ना। तो a प्लस बी अगर कॉमन हो गया हमारा, यहाँ a प्लस बी अगर कॉमन हो गया तो बचा हुआ a प्लस बी को लिख देंगे, a प्लस बी। तो यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है ना। तो गुणनखंड का तरीका को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाने के बाद देखते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसका दो गुणनखंड है। कौन कौन सा गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड को हम लिख लेते हैं कि mx प्लस p है, क्या है, एक mx प्लस p है, mx प्लस p गुना mx प्लस p गुना nx प्लस q, nx प्लस q, nx प्लस q, ठीक है। mx प्लस p गुना nx प्लस q का मान क्या है हमारा, ये है, क्या है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है, ठीक है ना। इसका दो गुणनखंड ये हम अपना मर्जी से मान रहे हैं, ठीक है ना। हम अपना मर्जी से मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं कि इसको ना हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ से आपका इन जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर इतना बराबर 0 है और इतना बराबर इतना है तो इस मान के 0 के बराबर कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कि एम एक्स प्लस पी इंटू एन एक्स प्लस क्यू ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है ना। अगर ये 0 के बराबर है तो एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे, क्लियर है ना। तो एक बार अगर हम एम एक्स प्लस पी को अगर 0 के बराबर करें तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है मान, पहले तो p चला जाएगा उधर, हमको x का मान निकालना है, तो पहले तो चला जाएगा p उधर, तो ये एम एक्स बराबर क्या, माइनस p आ जाएगा, ठीक है ना। और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर का जो गुना है उधर जा करके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, ठीक है ना, भाग बन जाएगा। एक x का जो मान आया हमारा क्या आ गया, माइनस p अपॉन m आ गया, माइनस p अपॉन m आ गया। और दूसरा में हम क्या करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे। अब देखिए दूसरा सेम उसी तरह से सेम क्या आ जाएगा कि nx प्लस q ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से nx किसके बराबर, माइनस q के बराबर, और x किसके बराबर, माइनस q अपॉन n के बराबर। तो यहाँ से हमको x का कितना मान आ रहा है, 2 मान आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये द्विघात है तो x का ये 2 मान आया। इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये जो x का दोनों मान है, x बराबर माइनस p बटा m, माइनस p अपॉन m, तथा x बराबर माइनस q अपॉन n, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल है, क्या है, मूल है, ठीक है ना। मूल में एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है ना। अब गुणनखंड का जो तरीका है, कार्यकारी नियम है,
उस चीज़ को हम लिखेंगे और उससे बनाने का प्रयास करेंगे, एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम्पल है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। किससे हल करना है? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहला काम, कार्यकारी चरण में सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1 नंबर काम क्या करते हैं कि अचर मान जो भी है उसको ना हम x² के गुणांक के साथ गुणा कर लेते हैं या फिर इस पद के साथ गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 को अगर हम 2x² के साथ अगर गुणा करें तो कितना बन जाएगा, 3 दूनी के 6, 6x², ठीक है ना, 6x² बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि अचर मान को x² के गुणांक के साथ, x² के गुणांक के साथ गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है, ठीक है। जो भी गुणांक हमको मिलेगा, नंबर 2 में क्या है कि जो भी गुणांक हमको मिलेगा, जो भी गुणांक हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है, उसे 2 गुणनखंड में तोड़ लेंगे, 2 गुणनखंड में तोड़ लेंगे, उसे 2 हिस्सा में तोड़ लेंगे। तोड़ लेंगे का ये मतलब नहीं है कि आम तोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये है कि 2 गुना 3 6 हो गया। अब उस 6 को ऐसा तोड़ेंगे ना, इस 6 को हमको ऐसा तोड़ना है कि उसका जोड़ और घटाव कितना आना चाहिए, जोड़ या घटाव कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 6 को हिस्सा अगर तोड़े तो 6 1 गुना 6 लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुना के 3 लिख सकते हैं। इसके अलावा तो 100 नहीं तोड़ सकते हैं। तो अगर हम 3 में 2 को जोड़े तो 5 आएगा, 3 में से 2 को घटाओ तो 1 आएगा, 6 में 1 जोड़े तो 7 आएगा और 6 में 1 घटाए तो 5 आएगा। तो 6 में अगर हम 1 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ -7 चाहिए ना, हमको कितना चाहिए, -7 चाहिए। तो अगर हम -1 गुना के -6 भी करें तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा ना। और -1 को -6 में जोड़ ले तो कितना आएगा, -7 आएगा। बस यही करना है, ठीक है ना, बस यही करना है। ठीक है ना। तो यहां से इसको लिखेंगे कि 2x² पहला काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2x² एज इट इज, और प्लस में क्या 3 हमारा एज इट इज, और ये 0। इस 7 को हमने क्या किया, 7 को हमने तोड़ा -x में और -6x में, यही तोड़े ना। -6x और -x मिलके कितना बन जाएगा, 7x बन जाएगा। और -x में -6x से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6x² बन जाएगा, बनेगा ना। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि जो भी गुणांक हमें मिलता है उसे 2 हिस्सा में तोड़ लेंगे, ठीक है ना। और वो 2 हिस्सा ऐसा होगा, तीसरा में वो दोनों हिस्सा को जोड़ने या घटाने पर, को जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक प्राप्त होता है। क्या होता है, x का गुणांक प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो x का गुणांक प्राप्त हुआ ना जोड़ने या घटाने पर। 6x में से -6x में से -x को अगर जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा, -7x मिलेगा। अब हमको ये करना है कि इस दोनों हिस्सा में से जो हमको कॉमन दिख रहा है उसमें से कॉमन ले लेंगे, और इस 2 हिस्सा में से जो हमको कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इस दोनों में हमको केवल x दिखाना,
केवल क्या दिखा, x दिखा। तो इसमें से अगर हम x कॉमन ले ले तो 2x टाइम में ये कट जाएगा। कितने टाइम में कटेगा, 2x टाइम में। और ये x से कितने टाइम में कट जाएगा, -1 टाइम में कटेगा ना। और इस दोनों में से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, -3 दिख रहा है। -3 इसमें भी है, -3 इसमें भी है, ठीक है ना। प्रत्येक प्लस में माइनस छुपा हुआ रहता है ना। तो -3 को अगर हम कॉमन लिए तो -3 से अगर -6 में भाग देंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में। और x का x, और -3 से इसमें भाग लगाएंगे तो -1 टाइम में। एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कॉमन लेने के क्रम में ये दोनों हिस्सा ना हमको सेम आना चाहिए, और सेम आएगा ही। अगर द्विघात का आप गुणनखंड सही तरीक़ा से तोड़ रखे हो तो आपका ये दोनों हिस्सा ना आएगा, समान आएगा, ठीक है ना। तो चौथा टर्म में इसको हम क्या लिखेंगे, x का गुणांक तो प्राप्त हुआ, फिर दोनों हिस्सा को लिखकर, फिर दोनों हिस्सा को लिखकर 4 पद में आ जाएगा। चार पद में से 2 को कॉमन ले लेंगे से पद में से कॉमन लिया जाता है, बस इतना ही बात, कॉमन लिया जाता है, ठीक है। और फिर उसको 0 के बराबर क्या आता है, 5 में, फिर उसे 0 के बराबर किया जाता है, ठीक है। इतना काड़े नियम है, लेकिन बनाने के क्रम में एक ही टर्म में किया जाता है। अब देखिए हमने किया, फिर से समझिएगा कि क्वेश्चन मेरा था 2x² - 7x + 3 = 0। हमने क्या किया कि 3 को 2 से गुना किया तो 3 दूनी के 6 आ गया। 6 को ऐसा तोड़ना है कि हमको क्या मिल जाए, -7 मिल जाए। तो 6 को हमने तोड़ा -1 गुना के -6 में, तो -1 गुना -6, लेकिन हमारे साथ x को आएगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो x मिलेगा, लेकिन अगर हम इस दोनों को गुना किए तो साथ में x² था। दोनों को गुना भी करेंगे तो x² मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देखना है। अब देखिए इस चारों हिस्सा में से, इस सारे हिस्सा में से क्या कॉमन दिखा हमको कॉमन ये दिख रहा है, 2x - 1 कॉमन दिखा। ये इसको कितने टाइम में काट देगा, x टाइम में काटेगा। और ये सेम संख्या इसको कितने टाइम में काटेगा, -3 टाइम में काटेगा। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। यही हम पीछे में हमारा क्या आया था, यही हमारा आया था mx + p और nx + q, यही आया था हमारा, ठीक है ना। इसी चीज़ को हमने क्या लिखा था पिछले में कि ये हमारा mx + p है और ये ये हमारा mx + p है और ये nx + q है। क्लियर ना। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x - 1 = 0, तो यहाँ से 2x किसके बराबर, 1 के बराबर, और x किसके बराबर, 1/2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से करेंगे x - 3 = 0, तो x किसके बराबर, 3 के बराबर, ठीक है ना, 3 के बराबर। यहाँ से हमको x का कितने मान मिले, 2 मान मिले। यही दोनों हमारा क्या है, समीकरण का हल है और मूल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि अल्फ़ा बराबर है हमारा 1/2 तथा बीटा बराबर है हमारा 3। बस इतना करना है हम लोगों को। गुणनखंड विधि से हल हमने देख लिया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इस पे, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल, गुणनखंड विधि से हल करना है इसको। इस द्विघात को क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। बहुत ईजी। क्या करते हैं कि इस पद को इसके गुणांक से गुना करते हैं। x² में कितना से गुना है, 1 से गुना है, तो 18 एकम 18। 18 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटा करके हमको कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18। 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18।
6 में हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 18, और -6 में भी हम अगर -3 से गुना करते हैं तो भी कितना आता है 18। इस 6 को इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 9 आएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, माइनस का 9 चाहिए। तो -6 गुने -6 में प्लस -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आएगा ना। तो हम यहाँ से इस पद को लेंगे, ठीक है ना, इस पद को लेंगे। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस कितना 18 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। बस यही टेंशन देता है, कर लिए। इस दोनों में से हमको x कॉमन दिखा तो x माइनस कितना बच गया, 6 बच गया ना। इस दोनों में से क्या कॉमन दिखा, -3 दिखा, तो x और -3 से अगर +18 में भाग लगाया तो -6। यहाँ पे देखिए कि क्या बीच वाला दोनों संख्या सेम आ रहा है ना। अगर ये दोनों संख्या सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x - 6 कॉमन हो गया मेरा, और x माइनस क्या बच गया, 3 बच गया। ये किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है ना, 0 के बराबर। एक बार क्या करेंगे कि x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना, +6 पॉजिटिव 6। एक बार x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, +3, ठीक है ना। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x का 2 माना गया ना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 6 तथा x बराबर 3। द्विघात समीकरण x² माइनस 9x प्लस 18 का हल है, ठीक है ना। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि द्विघात समीकरण में x के ही दोनों मान में से एक अल्फा, एक क्या होता है, अल्फा, तथा दूसरा बीटा होता है। दूसरा क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है, बीटा होता है। तो इस चीज को देखिए, आज समापन की घोषणा कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल सीखेंगे, फिर श्रीधाराचार्य का सूत्र, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।